स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर नंबर 4 है सारणी यानी कि डिटरमिनेंट। उसके हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को इस लेक्चर में कवर करें हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या किया था, एक्सरसाइज 4.1 पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया। तो आप जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। सो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ तो नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 8 प्रॉपर्टी ऐसे बताऊंगा डिटरमिनेंट की, जिसको कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये प्रॉपर्टी जानते रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आप डिटरमिनेंट के जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 के, वो सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारे ही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो नोट कर लेना, ये बहुत ही ज़्यादा आपको काम देंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो एक एक करते हुए टोटल मैं आपको 8 प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक प्रॉपर्टी को। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है किसी सारणी का मान इनकी पंक्तियों और स्तंभ के परस्पर परिवर्तन करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब ये, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपके पास हम लोग सारणी को किससे, डेल से दिखाते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बता रखा है। तो जैसे डेल बराबर आपके पास एक कोई सारणी दे रखी है जिसमें रैंडमली ऐसे मैं नंबर भर देता हूँ 2, 3, उसके बाद 8, 4, 6 और 9, 4, 7, ये हमने कर दिया। तो ये देखो हमारे पास एक सारणी है। अब सपोज करो जब आप इसको एक्सपेंड करते हो, जैसे आप प्रसरण करते थे ना, क्या करते थे, जब 1 को लेते थे ये चारों का क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। तो सपोज करो इसका एक्सपेंड करने पर यानी कि प्रसरण करने पर इसकी वैल्यू क्या, इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक, अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या कह रहा है, किसी सारणी का मान इनकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पर अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि अब आपके पास डेल बराबर एक सारणी है, आपने इसका जब एक्सपेंड किया तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जब आप इसका ट्रांसपोज निकाल दें, ठीक, डेल डैश का मतलब क्या, डेल डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं हम सभी को मालूम है। तो देखिए जैसे आपका 1, 2, 3 ये आपका किस में दे रखा है, ये आपका दे रखा है रो में। तो इसको अगर हम लोग कॉलम में चेंज कर दें 1, 2, 3 ये हमारे पास कॉलम में, उसी तरीके से 8, 4, 6, उसी तरीके से 9, 4, 7 ये हमने क्या किया, इसको अब मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। तो यही कहा जा रहा है कि जब आप इसको सारणी में कोई परिवर्तन करेंगे फिर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसके समान ही आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं डेल बराबर डेल डैश, ये हमारे पास आएगा। देखो जब आपके पास डेल था तब पर भी आप इसका एक्सपेंड करोगे तो भी 0 आएगा, जब डेल डैश निकालोगे फिर एक्सपेंड करोगे फिर भी डेल डैश आएगा। ये होती है इसकी पहली प्रॉपर्टी। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, उस पर जब हम लोग अप्लाई करने सीखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा और अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। तो ये बात आप याद रखना कि किसी सारणी दे रखा है तो आप उसको परिवर्तित करके निकालेंगे या फिर ऐसे ही निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों कंडीशन में सेम आती है। ठीक, अब उसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है, तो इसमें बोला जा रहा है यदि एक सारणी का कोई 2 पंक्ति या स्तंभ को परस्पर परिवर्तन कर दिया जाए तब सारणिकों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आपके पास सपोज करो आपके पास एक सारणी है, आप उसको क्या करो, रो और मतलब रो को क्या कर रहे हो, अदला बदली कर दे रहे हो। तो वहाँ पे क्या होगा, उस सारणी का मान क्या, मतलब उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, यानी कि उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो चलो मैं आपको इसको एग्जांपल लेकर के अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपके पास डेल से हम लोग दिखाते हैं सारणी को। तो ये आपके पास डेल बराबर आपके पास कोई एक सारणी दे रखा है। चलो यही वाली हम लोग लिख लेते हैं 4, 6, 8, उसके बाद लिख लेते हैं 9, 7, 2। तो ये हमने क्या किया, ये एक डेल बराबर हमने एक सारणी ले लिया। अब ये कहा जा रहा है यदि एक सारणी का कोई 2 पंक्ति या स्तंभों को परस्पर क्या किया जाए, चेंज, यानी कि आपस में क्या कर दिया जाए, अदला बदली कर दी जाए, तब सारणी के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे ये आपका सारणी का आपका क्या है, प्लस में जब आप क्या कर रहे हो, जैसे ये आपका देखो, ये देखो ये आपका R1 हम सभी जानते हैं, ये आपका R2 और ये है आपका R3। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 इंटरचेंज R2, यानी कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अदला बदली कर दे रहे हैं। R1 के प्लेस पे R2 को कर देंगे, R2 के प्लेस पे R1 को कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे डेल इक्वल टू, चलो अदला बदली करते हैं, तो R1 के प्लेस पे हम R2 को लिखेंगे। R2 है 2, 6 मतलब 4, 6, 8, तो लिखा 4, 6, 8। देखो ये मैंने R1 के प्लेस पे कर दिया। अब R1 जहाँ आपका जो R1 की वैल्यू है उसको R2 के प्लेस पे 1, 2, 3 ये R1 था, इसको हम लोग R2 के प्लेस पे कर दे रहे हैं। ठीक,
और यहाँ पे लिखा 9 7 2, तीसरी वाली रो को कुछ नहीं किया। ठीक, जब देखो आप क्या था, पहले आपका ये प्लस में था ये साइड, अब जब आपने इसको इंटरचेंज किया, इसके रो में क्या किया, अदला बदली की, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका साइड हो जाएगा माइनस में। ठीक, ये क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये पहली मतलब ये दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी साइड के हम लोग रो या कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, एक दूसरे से परस्पर परिवर्तन करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, साइड के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। तो ये आप अच्छी तरीके से जान लो। ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये थी। अब तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो, मैं स्टेटमेंट आप देखना चाहोगे तो आपके स्टेटमेंट आपके बुक में ऑलरेडी पहले से दे रखा है। स्टेटमेंट देखिए, प्रॉपर्टी आपसे कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको लगाने आना चाहिए। प्रॉपर्टी को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक, अब तीसरी प्रॉपर्टी की मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट तो नहीं लिख रखा है, बट मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे तीसरी वाली प्रॉपर्टी ये कहती है, यदि सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ समान हो जाए तब यहाँ पे सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। सपोज करो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास डेल इक्वल टू एक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल समझना ध्यान से, एग्जाम्पल समझ लिए तो समझ लो आप स्टेटमेंट खुद से लिख ले जाओगे। जैसे यहाँ पे डेल इक्वल टू आपके पास एक सारणी का मैं बना देता हूँ 2 3 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 8 4 6। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर दो रो क्या है, इसकी सेम है। तो तीसरी प्रॉपर्टी यही कहती है कि किसी सारणी की कोई भी दो रो या फिर कोई दो कॉलम अगर सेम हो जाती है तो उस कंडीशन में जो डेल की वैल्यू आती है, डेल की वैल्यू यानी कि सारणी का जो मान आता है वो 0 आता है। यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसकी दो रो R1 और R2 क्या है, सेम है। यही कंडीशन आपके कॉलम वाले में भी होगा। जैसे डेल इक्वल टू आपके पास यही वाली मैट्रिक्स जैसे है 1 2 3 1 2 3 8 4 6, ये आपका है। तो इसमें भी देखिए दो आपके क्या है, C1 और C2 यानी कि दो कॉलम आपके क्या है, सेम है। तो जब भी दो कॉलम या दो रो सेम हो तो उस कंडीशन में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है वो आती है 0। डायरेक्ट आप 0 लिख देंगे, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको किसी डिटरमिनेंट में दो रो या फिर दो कॉलम जैसे ही सेम दिखते हैं तो आप जैसे तुरंत आप उसको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक, तो ये थी इसकी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। सो स्टूडेंट बात करेंगे फोर्थ वाले प्रॉपर्टी की तरफ। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी सपोज करो जैसे आपके पास डेल इक्वल टू एक सारणी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे A B C, उसके बाद D E F G H I, ये आपके पास क्या है, एक आपके पास डेल इक्वल टू आपके पास एक सारणी है। तो जब भी आप किसी सारणी में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे k से मल्टीप्लाई किया, अब इस k के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, यानी कि कोई नंबर हो जाए या फिर कुछ और हो जाए। तो k यहाँ पे क्या है, k एक कांस्टेंट है। जब किसी सारणी में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो एट अ टाइम यानी कि एक समय में वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे यहाँ पे ये देखो डेल इक्वल जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली रो से ही होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे A के, उसके बाद B के, उसके बाद C के, बाकी के जो दोनों आपके रो हैं वो एज इट इज़ रहेंगे। एट अ टाइम आप किसी एक से ही कर सकते हैं। तो ये होती है इसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कि आपके पास कोई सारणी है, बाहर आपके पास कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। तो जब भी आप आव्यूह वाले में क्या करते थे, बाहर जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट होता तो आप आव्यूह के जितने अंदर मतलब अंदर जितने भी एलिमेंट होते थे आप सब से मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट वाले केस में ऐसा नहीं है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। ये बात आप याद रखिएगा। अपोजिट होता है, जैसे मैट्रिक्स का जस्ट अपोजिट होता है आपका डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स वाले में यही होता था कि बाहर जब भी कोई कांस्टेंट होता था तो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होते थे सब से मल्टीप्लाई हो जाता था। लेकिन आपके डिटर्मिनेंट वाले केस में किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होता है। सो स्टूडेंट ये थी फोर्थ प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बात करेंगे फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी की। देखिए फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी को हम लोग सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। जैसे आपके पास डेल इक्वल टू यहाँ पर कोई एक मैट्रिक्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट दे रखा है। सपोज करो A प्लस B, उसके बाद B प्लस C और यहाँ पे C प्लस A, ठीक। और यहाँ पर आपके पास है D प्लस E, उसके बाद E प्लस F और यहाँ पे G प्लस H और यहाँ पर I J
और यहाँ पर के। इस तरीके से आपके पास एक मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट दे रखा है डेल इक्वल टू। तो यहाँ पे इसको हम लोग सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो जब आप इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, जैसे डेल इक्वल टू दो सम पार्ट में जैसे आपने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे प्लस लगाया, दो सम पार्ट में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी यही कहती है कि दो सम पार्ट में तो आप ब्रेक कर लीजिए, लेकिन एट अ टाइम पे आप किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को ही ब्रेक करेंगे। मतलब जैसे यहाँ पे सपोज करिए इसको पहले हम लोग लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी। तो यहाँ पे लिखा ए बी सी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ये वाले को हम लोग इसमें लिखेंगे यहाँ पर बी, उसके बाद लिखेंगे सी, फिर उसके बाद आ रहा है ए। तो ये कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कर देंगे कि उसके बाद ये वाले मैट्रिक्स मतलब इस वाले डिटरमिनेंट में क्या करेंगे, डी ई जी इसको लिख देंगे, और उसके बाद इस वाले में क्या करेंगे, ई एफ एच इसको लिख देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, फिफ्थ प्रॉपर्टी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी यही कहती है, डिटरमिनेंट की फिफ्थ प्रॉपर्टी यही कहती है कि आप एट अ टाइम किसी एक को ही ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एक रो को ही ब्रेक किया, तो ये आप ध्यान में रखना, आप दो पार्टीशन में कर तो सकते हो लेकिन किसी एक को ही ब्रेक करोगे, बाकी आपके एज इट इज लिखाएंगे। जैसे यहाँ पे डी प्लस ई यहाँ पे भी रहेगा, ई प्लस एफ भी रहेगा, जी प्लस एच भी रहेगा, और सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि हम एट अ टाइम एक को ही ब्रेक करेंगे। ठीक, तो ये बात आप याद रखना, दोनों को नहीं ब्रेक कर देंगे, बाकी सब आपका सेम रहेगा, जे के उसके बाद आई जे के, ये आपका एज इट इज रहेगा। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है। स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे सिक्स वाले प्रॉपर्टी की। जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट दे रखे हैं। जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ए आपके पास एक मैट्रिक्स था, बी आपके पास एक मैट्रिक्स था, आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो आया आपने उसको डिटर्मिनेंट उसका निकाला। तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट। कहने का क्या मतलब है, या तो आप देखिए जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी, आप या तो आप उसको मल्टीप्लाई करके तब डिटर्मिनेंट निकालिए, या फिर डिटर्मिनेंट निकाल के दोनों का अलग अलग, जैसे ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करिए। दोनों कंडीशन में दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। इस कंडीशन में भी वैल्यू सेम आएगी, इस कंडीशन में भी वैल्यू सेम आएगी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी कहती है। ठीक, अब बात करेंगे सेवन प्रॉपर्टी की। जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट है में, जैसे आपके पास डिटर्मिनेंट में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास एक डिटर्मिनेंट था जिसमें आपने क्या किया, के से मल्टीप्लाई किया। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, साइडिक में करते थे। यहाँ पे जैसे आपका डिटर्मिनेंट में हम लोग के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आपको के को बाहर निकालना होगा ना, तो ये जो आपकी ए वाली जो मैट्रिक्स है, ये जितने ऑर्डर की होगी उतना आपका ये क्या हो जाएगा, मतलब उस पर पावर लग जाएगा। जैसे सुनिए, जब आप इस के को बाहर निकालेंगे तो जितने ऑर्डर का ये ए होगा उतना ही के पर पावर लग जाएगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने के को बाहर निकाला और ए का ऑर्डर था एन, तो यहाँ पे इसकी पावर में एन लग जाएगा, और इसको हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सपोज करो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 3×3 है। क्या है, 3×3। तो जब हम लोग इसको के को बाहर निकालेंगे तो के की पावर में 3 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सेम रहेगी। इसी तरीके से अगर ए की वैल्यू मतलब ए का क्या है, 4×4 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे के की पावर 4 हो जाएगा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये होती है 7 प्रॉपर्टी, इसको भी याद रखना अच्छी तरीके से। अब लास्ट और 8th प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये कहता है कि जैसे डिटर्मिनेंट है आपके पास, तो ये 8 वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी देखो डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में पूरी ही वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर वैल्यू 0 आती है। ये सारी चीज़ को मैं प्रूफ भी करा के दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी प्रूफ नहीं करेंगे। अभी प्रूफ करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होता जाएगा कि ये सारी प्रॉपर्टी जो कहती है बिल्कुल सही कह रही है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट सपोज करो, डिटर्मिनेंट क्या कहता है, तो यहाँ पे 8 वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैंने आपको बताया। जैसे कि किसी डिटर्मिनेंट की पूरी एक रो या फिर पूरी एक कॉलम अगर 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं, उसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे क्यों 0 आएगी, क्योंकि आप रीज़न दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे C1 यानी कि पहली वाली कॉलम की पूरी वैल्यू क्या है, 0 है। उसी तरीके से आप रो वाले में भी दे सकते हो, जैसे डेल इक्वल टू आपके पास यहाँ पे 0 0 0, उसके बाद 2 7 8 और यहाँ पे 2 5 कुछ भी ऐसे लिख दो, और यहाँ पर 7 जैसे ये लिख दिया। तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्ट आप इसको 0 लिख सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे तो R1 की पूरी वैल्यू यानी कि पहली वाली रो की पूरी वैल्यू क्या आ रही है,
0 आ रही है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हो 0। इसको मैं प्रूफ भी करा सकता हूँ। अभी यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई सारी प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करा सकता हूँ, लेकिन प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछा नहीं जाता। अभी ये सारी प्रॉपर्टी आप नोट करिए। इन सारी प्रॉपर्टी पर जो भी आपके बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 जैसे ही खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पर जंप करेंगे। सो स्टूडेंट, आई होप कि आप ये 8 प्रॉपर्टी नोट कर लिए होंगे। रिक्वेस्ट है आपसे कि नोट नहीं किए तो नोट ज़रूर से कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं ये सारी, ठीक। आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। अच्छी लगी होगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।